नमस्कार साथियों, आज फिर मैं एक नए वीडियो में आपके सामने मैकियावेली, जो कि एक इटली के राजनीतिक विचारक हैं, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और सही मायने में अगर हम मानते हैं तो पाश्चात्य राजनीतिक विज्ञान का जो आधुनिक जो संस्करण है वो हमारे सामने मैकियावेली से ही निकल कर आता है। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के जितने भी हमारे सामने परिदृश्य दिखाई देते हैं, चाहे वो व्यवहारवादी दृश्य हो, चाहे वो राष्ट्र राज्य की अवधारणा का दृश्य हो, चाहे वो यथार्थवादी राजनीतिक चिंतन जिसको शक्तिवादी राजनीतिक चिंतन कहते हैं, उन चीजों के जो है विचार हो, चाहे धर्मनिरपेक्षता का जो विचार आजकल भी मतलब हमारे भारतीय समाज में भी बड़ी जोर शोर से दिखाई देता है, उस धर्मनिरपेक्षता का भी जो विचार है वो कहीं ना कहीं उन सब में जो योगदान है वो प्रमुख रूप से मैकियावेली का है। और मैकियावेली ऐसे पहले राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने इन सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन अपने जो है राजनीतिक कार्य जितने भी उन्होंने किए अपने लेखन कार्यों में स्थापित करने की कोशिश की। और इसी कारण से हम मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के प्रेरणा स्रोत के रूप में जानते हैं। आज हम कुछ उन मूलभूत बिंदुओं की तरफ बात करेंगे जिनके कारण सही मायने में मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के प्रेरणा स्रोत के रूप में जाना जाता है, या मैकियावेली का आधुनिक राजनीतिक चिंतन में क्या योगदान है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है पाश्चात्य राजनीतिक विज्ञान में या पूरे राजनीतिक परिदृश्य में उनको जो है देखा जाता है। क्योंकि यह भी माना जाता है कि जो भी सफल शासक होता है वो कहीं ना कहीं मैकियावेली के प्रिंस, जो उनकी पुस्तक है द प्रिंस, उसका अध्ययन अगर किसी ने किया होता है तो वो एक सफल शासक के रूप में निकल कर आता है। और जो लोग अपने आदर्शात्मक, आधुनिक युग में भी आदर्शात्मक परिस्थितियों के कारण अपने शासन को चलाने की या अंतरराष्ट्रीय राजनीति को संचालित करने की कोशिश करते हैं, वे लोग कहीं ना कहीं विफल होते हैं और उन यथार्थ चीजों से जो है अपना मुंह मोड़ते हैं, जिनके परिणाम फिर बहुत खराब होते हैं। ऐसे ही मैकियावेली के प्रिंस का उदाहरण देते समय कहा जाता है कि अगर सही मायने में चैम्बरलेन ने मैकियावेली के प्रिंस का अध्ययन किया होता तो वो हिटलर के बारे में बहुत कुछ जान चुका होता, और विल्सन ने अगर सही मायने में प्रिंस का पढ़ा होता, उसका अध्ययन मनन किया होता, तो वार्साई की संधि का जो अपराध हुआ है वो कभी भी नहीं होता और शायद मानव सभ्यता द्वितीय विश्व युद्ध से बच जाती। तो इस प्रकार के भी जब उदाहरण मैकियावेली के राजनीतिक चिंतन को के बारे में एक योगदान को प्रदर्शित करते हैं, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से अवधारणाएं हैं जिनको मैकियावेली ने सही मायने में हमारे सामने प्रस्तुत किया। हमने अपने पिछले वीडियो में ये देखा कि अपने राजनीतिक परिदृश्य से, अपने सामाजिक परिदृश्य से, अपने धार्मिक परिदृश्य से जो उस समय का वहां पर था, वो कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जिनका प्रभाव मैकियावेली पर पड़ा और उसको एक शिशु के रूप में देखा गया। अब हम पूरी आधुनिक राजनीतिक चिंतन जो आज तक का है उस पर मैकियावेली का क्या प्रभाव पड़ा है, यानी कि उसके योगदान के बारे में हम आज इसके कुछ बिंदुओं को लेकर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। साथियों, सबसे पहले मैकियावेली के योगदान की बात करते समय, जैसे कि पिछले भी हमने अपने वीडियो में बताया था कि मैकियावेली ऐसा राजनीतिक विचारक है आधुनिक काल में जो अपनी अध्ययन पद्धति को कोई दार्शनिक आधार ना देकर प्लेटो की तरह, या मध्य काल में कोई ईश्वरीय आधार जिसको डिवाइन थ्योरी कहते हैं वो आधार ना देकर सही मायनों में ऐतिहासिक विधि का प्रयोग उन्होंने अपने अध्ययन में किया। ऐतिहासिक विधि का प्रयोग करते हुए उन्होंने अपने सारे राजनीतिक सिद्धांतों की जो है स्थापना हमारे सामने की। मध्यकाल के उस विचार को इन्होंने पूर्णतः नकार दिया गया जिसमें प्रत्येक चीज की प्रमाणिकता
साबित करने के लिए ईश्वरीय गुणों और ईश्वरीय शक्तियों को स्थापित किया जाता था या उनको एक मापदंड के रूप में माना जाता था। और उनके आदेशों, जो ईश्वरीय आदेश है, जो पोप के द्वारा दिए जाते थे, उन समाज में रहने वाली रूढ़ियों और परंपराओं के आधार पर जो चलने वाला समाज था, उसके अंदर एक जबरदस्त विच्छेद जो है ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग करके जो है मैकियावेली ने हमारे सामने रखा और आधुनिक युग में पहली बार इस ऐतिहासिक जो है विधि का प्रयोग अपने अध्ययन में किया। और इसी आधार पर जो है प्रिंस में कहा जाता है कि ये कृति अपने आप में आधुनिक इसलिए है क्योंकि इसके निष्कर्षों की पुष्टि इतिहास और समकालीन राजनीतिक जो घटनाएं थी उनको देखकर ही हमारे सामने निकाला गया है। हालांकि हम इस बात को मानते हैं और ये एक तथ्य के रूप में स्थापित है कि ऐतिहासिक पद्धति का सबसे पहले प्रयोग यूनानी राजनीतिक विचारक अरस्तु ने किया था और वहीं से कहीं ना कहीं बहुत अधिक मामलों में अपने अध्ययन पद्धति के मामलों में वहीं से और सही मायने में तो अरस्तु से मैकियावेली बहुत अधिक प्रभावित थे। लेकिन मैकियावेली और अरस्तु के अंतर को हम लोगों को समझना पड़ेगा। मैकियावेली और अरस्तु के अंतर जो हम देख सकते हैं उसमें एक दो बिंदुओं पर हम यहां चर्चा करेंगे क्योंकि विस्तार से इस पर यह सवाल कभी अलग कर सकते हैं। देखिए, अरस्तु के सिद्धांतों में चाहे वे राजनीतिक सिद्धांत ही क्यों न थे, उनमें वो नीति शास्त्र की प्रधानता यानी कि राज्य को और राजनीति को कहीं ना कहीं एक नैतिक जिम्मेदारी लोगों को नैतिक बनाने के लिए वहां पर दी गई थी। इसी आधार पर अरस्तु इस बात की स्थापना भी करते हैं कि ना केवल भौतिक परिस्थितियों के कारण, भौतिक आवश्यकताओं के कारण, बल्कि आध्यात्मिक आवश्यकताओं के कारण भी राज्य की आवश्यकता बहुत अधिक है और इसलिए कुछ आदर्शों को महत्वपूर्ण जो है अरस्तु ने माना। जबकि इन सारे आदर्शों और नीति शास्त्रों को छोड़ के, नीति विज्ञान को छोड़ के मैकियावेली ने यथार्थवादी ऐतिहासिक अध्ययन किया, मानव स्वभाव का ऐतिहासिक अध्ययन किया, अपने देश की परिस्थितियों का, उसके गौरव का ऐतिहासिक अध्ययन किया, लेकिन यथार्थवादी दृष्टिकोण से किया और नए निष्कर्ष निकालने की हमारे सामने कोशिश की। तो ये पहले ऐसे राजनीतिक विचारक है आधुनिक युग में जिन्होंने इस ऐतिहासिक विधि का प्रयोग हमारे सामने किया। दूसरा प्रमुख बिंदु हमारे सामने आता है कि राष्ट्र राज्य की अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक के रूप में मैकियावेली हमारे सामने आते हैं। देखिए, मैकियावेली जिस समय पर अपना राजनीतिक लेखन कार्य कर रहे थे उस समय पर इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी, स्पेन जैसे बड़े बड़े राष्ट्र राज्यों की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन स्थापित रूप में उन विचारों को अभी आधुनिक युग में लाया नहीं गया था। और इसके उल्टे इटली का समाज, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि 5 भागों में पूर्ण रूप से विभाजित था और मैकियावेली का एकमात्र लक्ष्य इटली का एकीकरण था और यही सपना जो है वो मैकियावेली देखा करते थे। और इसी सपने को ध्यान में रखते हुए और इन आदर्शों को ध्यान में रखते हुए कि जो पहले जो राष्ट्र राज्य स्थापित हो चुके थे और उसमें किस प्रकार की शासन व्यवस्थाएं थी, उनका निष्कर्ष निकालते हुए मैकियावेली ने हमारे सामने एक राष्ट्र एक राज्य की अवधारणा का विचार सबसे पहले रखा। आधुनिक युग में एक राष्ट्र एक राज्य, ये दो मामलों में दो जो स्थापित सिद्धांत है उनसे बिल्कुल इतर सिद्धांत है। देखिए, यूनानी राजनीति विज्ञान में जो राज्य की अवधारणा है वो बहुत छोटी है और उसको सही मायनों में नगर राज्यों तक, यानी कि यूनान के जो छोटे छोटे जो नगर राज्य थे वहां तक सीमित थी, जिसमें एक राज्य और एक राष्ट्र की अवधारणा का चिंतन हमें कहीं भी नहीं मिलता है। और दूसरा जो है मध्य युग का जो राजनीतिक चिंतन था, जिसके अंदर पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना के बारे में, यानी कि पोप और चर्च के माध्यम से एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जाए, लेकिन उसके अंदर भी
एक राष्ट्र एक राज्य जैसी अवधारणा का प्रतिपादन नहीं था, और उस समय भी सभी चीजों का केंद्र बिंदु मात्र और मात्र ईश्वर, पोप और चर्च थे। मैकियावेली ऐसे पहले राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने एक राष्ट्र एक राज्य की अवधारणा को पूर्ण सत्तावाद, एब्सोल्यूटिज्म के साथ, जो है एब्सोल्यूट अथॉरिटी इन पॉलिटिकल जो है अफेयर्स, उसके साथ जोड़ा और उसका समर्थन किया कि राजनीतिक मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई देवीय आधार भी नहीं होना चाहिए। इन सब चीजों की स्थापना यहां पर की। हालांकि हम लोग प्रिंस ही पढ़ते हैं, लेकिन इस प्रकार के पूर्ण सत्तावादी जो राजनीतिक जो विचार थे मैकियावेली के, उसमें मैं आपको बताऊं कि सही मायनों में मैकियावेली का आदर्श साम्राज्य या आदर्श राज्य अगर हम किसे कहेंगे तो वो निरंकुश राज्य ना होकर एक गणतंत्रीय शासन व्यवस्था को उन्होंने सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना। लेकिन गणतंत्रीय शासन व्यवस्था के जो मापदंड है क्या है कि जो उसका शासक है वो बहुत चरित्रवान होना चाहिए, जनता भी सच्चरित्र, ईमानदार और कर्तव्यपरायण होनी चाहिए। लेकिन मैकियावेली ने कहा कि चूंकि इटली के समाज में और बहुत सारे समाजों में इस प्रकार का ईमानदार सच्चरित्रवान व्यक्ति नहीं होता है, अतः राजा को भी, शासक को भी इन सारी अच्छाइयों को एक तरफ रखते हुए अपने राज्य की स्थापना, राज्य सर्वोपरि का विचार सबसे ऊपर लेकर वे सारे कार्य करने चाहिए जिससे कि राज्य की पूर्ण सत्तावाद को कहीं पर कोई चुनौती ना दी जा सके। इस आधार पर मैकियावेली ने एक संप्रभुत्व संपन्न राज्य की विचार को हमारे सामने प्रस्तुत किया, और दूसरी तरफ जो बड़े बड़े राष्ट्रीय राज्यों का विचार था वो विचार भी हमारे सामने मैकियावेली की लेखनी से सामने आता है। तीसरा प्रमुख बिंदु हमारे सामने जो आता है, जिसका बड़ा योगदान मैकियावेली का माना जाता है जिस क्षेत्र में, वह राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र का विभाजन। राजनीतिक शास्त्र और नीति शास्त्र का विभाजन, ये पूर्ण रूप से देखिए यूनानी राजनीतिक विचारों के अंदर भी राजनीति और नीति शास्त्र को आप पूर्ण रूप से विभाजित नहीं कर सकते। हालांकि नीति शास्त्र और राजनीतिक शास्त्र से ऊपर नहीं थी, बल्कि राजनीतिक दायित्व था कि लोगों को जो है नैतिक, जो है पुरुष या नैतिक जो है नागरिक बनाया जाए, नैतिकतापूर्ण नागरिक बनाया जाए, तो वहां राजनीति ही सर्वोपरि थी। लेकिन मध्यकालीन राजनीतिक विचारों में जो नैतिकताएं हैं, व्यक्ति की जो नैतिकताएं हैं, उनके वो राजनीति के ऊपर बहुत अधिक हद तक हावी हो चुकी थी, और उनका जो पहला विच्छेद है, पहला ऐसा प्रथम राजनीतिक विचारक है जिसने ये स्पष्ट रूप से घोषणा की कि राजनीति और नीति शास्त्र में कोई संबंध आपसी नहीं है, क्योंकि मध्यकाल के अंदर राजनीति को नीति शास्त्र की दासी के रूप में माना जाता था। हालांकि उल्टा मैकियावेली इसको कहता है कि वैसे तो राजनीतिक शास्त्र और नीति शास्त्र का आपस में कोई संबंध है नहीं, लेकिन अगर नीति शास्त्र को और धर्म को अगर राज्य के अंदर कोई स्थान प्राप्त होना चाहिए तो वह एक बांदी के रूप में, एक दासी के रूप में, यानी कि एक सर्वेंट के रूप में, राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के रूप में उसका प्रयोग किया जा सकता है। नीति शास्त्र और राजनीतिक शास्त्र के अंदर पहली बार मैकियावेली ने ऐसे मापदंडों को स्थापित किया, ऐसे दो मापदंडों को स्थापित किया जिसके आधार पर उन्होंने व्यक्ति की नैतिकता और राज्य की नैतिकता को पूर्ण रूप से विभाजित कर दिया। और उन्होंने ये कहा कि व्यक्ति एक अलग एंटिटी है, अलग पहचान है, और राज्य की एक अलग पहचान है। राज्य व्यक्ति से पूर्णतः रूप से भिन्न है। राज्य ना तो नैतिक है ना अनैतिक है, बल्कि राज्य नैतिकता निरपेक्ष है, यानी कि सही मायने में राज्य की कोई नैतिकता नहीं है,
राज्य की अगर कोई नैतिकता है तो अपने अस्तित्व को, अपने वर्चस्व को बनाए रखना ही उसकी नैतिकता का मापदंड माना जाता है। अगला बिंदु हम यहां पर देखते हैं जिसमें धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक विज्ञान के प्रणेता के रूप में हमारे सामने आते हैं। धर्मनिरपेक्ष ताकि राजनीति का मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सबसे पहले मैकियावेली के ऊपर इस धर्मनिरपेक्षतावादी विचारों का जो प्रभाव हुआ था वो मार्सिलियो दी पैडवा से हुआ था। उन्होंने थोड़ा सा चर्च की सत्ता के अंदर सुधारवाद की बात की थी, लेकिन वो भी बहुत अधिक तक मतलब एक पूर्ण धर्मनिरपेक्षतावादी राजनीतिक विचारक के रूप में नहीं अपने आप को स्थापित कर पाए थे। लेकिन मैकियावेली उनसे बहुत आगे निकल गए और ऐसे पहले राजनीतिक विचारक के रूप में स्थापित हुए जिन्होंने चर्च की सत्ता की भर्त्सना, उसकी आलोचना खुले और मुखर शब्दों में की। और उन्होंने कहा कि अगर चर्च या जो ईसाई ग्रह है या किसी भी प्रकार के कोई धार्मिक नैतिक संस्थान है, वे सरकार का शासन करने का सबसे सर्वोत्तम उपकरण हो सकते हैं और उनको सरकार अथवा राज्य के उपकरण के रूप में प्रयोग किया भी जाना चाहिए। क्योंकि हर एक राजनेता अपने आप को अगर धार्मिक राजनेता के रूप में स्थापित कर देगा तो चाहे वो ना हो, मैकियावेली इस बात की भी बात करता है कि चाहे वो धार्मिक रूप से ना हो, लेकिन अगर वो स्थापित कर देगा तो उसको फिर किसी हालत में चैलेंज नहीं किया जाता और लोग उसको बड़ा अच्छा राजनीतिक शासक मानकर चलते हैं। लेकिन इस प्रकार की कि राज्य और राजनीति का आपस में कोई संबंध नहीं है, इतना विच्छेद जो है मैकियावेली ने सबसे पहले किया कि राज्य एक जो सार्वजनिक मामले की चीज है, वो एक पब्लिक डोमेन की चीज है और धर्म वो व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है, कोई उसको मानता है या नहीं मानता है। लेकिन राजनीति और धर्म का आपस में कोई तालमेल नहीं है या राज्य का अपना कोई धर्म घोषित धर्म नहीं हो सकता है। इस विचार को सबसे पहले, और हम जानते हैं कि उनके ऐसे विचार क्यों निकल कर आए, क्योंकि मध्यकाल के अंदर राजनीति को धर्म और नैतिकता ने अपनी दासी के रूप में, अपने सबॉर्डिनेशन के रूप में, और इसी कारण से पूरे मध्यकाल को हम एक अंधकार युग के रूप में जानते हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से। इसलिए उन्होंने राजनीति और धर्मशास्त्र को, धर्म को एक दूसरे से अलग कर दिया और उसको एक सरकार का उपकरण बना दिया। अगला पॉइंट है राज्य की मौलिक उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन मैकियावेली ने किया। राज्य की मौलिक उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन का अभिप्राय क्या है? क्या इससे पहले राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के कोई सिद्धांत जो है नहीं स्थापित किए गए हैं? देखिए, यूनानी राजनीतिक विचारों को जब हम देखते हैं, हमने पढ़ा भी है, हमने प्लेटो को पढ़ा, हमने अरस्तु को पढ़ा, अरस्तु के विचारों के ऊपर विस्तार से हमने चर्चा की। वहां के विचार क्या है राज्य के बारे में कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। उसको माना गया कि वो ग्रेजुअली धीरे धीरे उत्तीर्ण मतलब बढ़ती है, उसका विकास होता है और अंत में वह राज्य रूपी संस्था की तरफ बढ़ता है। मध्यकाल में उसको ईश्वर की देन या मतलब उसको राजा को, पोप को, मतलब उसको ईश्वर का जो है रूप के रूप में माना गया, यानी कि ये ईश्वर का मार्च है धरती के ऊपर, इस प्रकार की स्थापना की। लेकिन मैकियावेली ऐसे पहले राजनीतिक विचारक हैं, हालांकि मैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारक कहूंगा क्योंकि ऐसे विचारों की स्थापना उनसे बहुत अधिक समय पहले कौटिल्य अपने मत्स्य न्याय के सिद्धांत में और समझौतावादी सिद्धांत में कर चुके थे कि मनुष्य की बुराइयों के कारण वो एक राज्य की स्थापना होती है। लेकिन पाश्चात्य राजनीतिक विचारों में मैकियावेली ने राज्य की उत्पत्ति के कारण को जब स्थापित किया तो उन्होंने कहा कि मानव स्वभाव की जो स्वार्थी, जो असुरी प्रवृत्तियां हैं, जो उसकी भ्रष्टाचारी प्रवृत्तियां हैं, उनके कारण हमें
अपनी असुविधापूर्ण स्थिति को सुविधापूर्ण स्थिति में लाने के लिए राज्य की स्थापना करनी पड़ती है। और इस बात को आगे चलकर हॉब्स लॉक रूसो ने अपने समझौतावादी राजनीतिक सिद्धांतों के अंदर स्थापित करने की कोशिश की, ये हम सब लोग जानते हैं। और स्थापित करने की कोशिश क्या की, स्थापित किया। उन्होंने बताया कि सही मायने में मानव अध्ययन का, मानव व्यवहार का अध्ययन करके किस प्रकार से शासन स्थापित किया जाता है, वो समझौतावादी राजनीतिक विचारों में हमारे सामने निकलकर आता है। अगला बिंदु है मानव स्वभाव या मानव प्रकृति की विशिष्ट परिभाषा। विशिष्ट परिभाषा यानी कि मनुष्य की प्रवृत्ति को लेकर सही मायने में अभी तक राजनीतिक विज्ञान के अंदर किसी प्रकार का कोई अध्ययन नहीं हुआ। यूनानी राजनीतिक विचार उन परिस्थितियों के चारों तरफ इर्द गिर्द घूमते हैं जिनके कारण पूरे यूनान के अंदर एक अस्थिरता का माहौल है। और उनका निष्कर्ष निकालने के लिए प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की स्थापना की जो सब कुछ ठीक ठाक करेगा, वो एक दार्शनिक परिदृश्य था। और अरस्तु ने 158 संविधानों का लगभग अध्ययन करके संविधानों का अध्ययन किया, ना कि मनुष्य प्रवृत्ति का अध्ययन किया। इस बात को ध्यान दीजिएगा, 158 संविधानों का अध्ययन करके उन समस्याओं का निदान निकालने की कोशिश की। और मध्य युग के अंदर तो हम सब लोग जानते ही हैं कि हर एक चीज का जो मापदंड है वो ईश्वर को ही बना दिया गया था। मैकियावेली ऐसे पहले राजनीतिक विचारक हैं, हालांकि उनके जो बैकग्राउंड में, उनके जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के अंदर जो इटली के दुर्दशा है उसी के आधार पर उनके ये विचार स्थापित हुए थे। और उस इटली की दुर्दशा के कारण जो प्रमुख कारण है वह मनुष्य और उसकी असुरी प्रवृत्तियों को माना गया है। और इसलिए मैकियावेली पहला ऐसा राजनीतिक विचारक है जो इस बात की स्थापना करता है कि मनुष्य के अंदर अंतर्निहित बुराइयां हैं। कुछ लोग तो कहते हैं अंतर्निहित अच्छाइयां, लेकिन मैकियावेली कहता है कि अंतर्निहित बुराइयां, उसके अंदर अच्छाई नाम की कोई चीज नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ अच्छा व्यवहार करता हुआ पाया जाता है तो ये बात आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि उसका कोई ना कोई स्वार्थ आपसे सिद्ध होने वाला है, अन्यथा मनुष्य मूल रूप से इतना सच्चरित्रवान, इतना जो है शालीन और इतना ईमानदार नहीं है। मैकियावेली ने ही स्थापित करके ये बताया है कि मनुष्य दुष्ट है, स्वार्थी है, उसमें धूर्तता कूट कूट कर भरी हुई है। वो हर समय आपको धोखेबाजी के लिए, आपके कृतघ्न होने के लिए, अपने वचनों में झूठा होने के लिए मतलब माना जाता है। और वह भ्रष्टाचारी है और उसकी शक्तियां वास्तविक रूप से पाश्विक शक्तियां हैं। साथियों, इस प्रकार के विचारों की स्थापना मैकियावेली सबसे पहले करता है। और इन सारे विचारों को उठाकर मैकियावेली से हॉब्स इनको वैज्ञानिक आधार पर स्थापित करता है। मैकियावेली ने इसको ऐतिहासिक आधार पर स्थापित किया, इटली के विभाजन को देखते हुए। और हॉब्स ने इसको गैलीलियो के गति के सिद्धांत पर स्थापित करके बताया कि मनुष्य स्वार्थी, एकांकी और अहंकारी और स्वार्थी क्यों है, वह पाश्विक शक्तियों का प्रयोग क्यों करता है और निरंतर युद्ध की स्थिति में क्यों रहता है। इस प्रकार के राजनीतिक सिद्धांतों की स्थापना हमारे सामने आगे चलकर मैकियावेली से प्रभावित होकर हॉब्स करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर बिंदु हम देखते हैं तो शक्ति राजनीति के सिद्धांत के प्रथम प्रतिपादक के रूप में जो है मैकियावेली हमको मिलते हैं। न यूनान में न मध्य युग में राजनीति के केंद्र बिंदु को शक्ति के साथ कभी भी स्थापित नहीं किया गया कि राजनीति का प्रमुख लक्ष्य शक्ति प्राप्त करना है। यूनानी राजनीतिक विचार को नैतिकता, आध्यात्मिकता, इन सब विचारों के केंद्र बिंदु में घूमते रहे। और राजनीति का कार्य नैतिक रूप से मनुष्य को एक अच्छा व्यक्ति बनाने और नागरिक बनाने का दायित्व उसके ऊपर सौंपा गया। मध्यकाल में हम सब लोग जानते हैं कि राजनीति अपने आप में धार्मिक सिद्धांतों की गुलाम थी, तो उस तरीके से
उन धार्मिक सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं किया गया और उस धर्म के आवरण में आकर मनुष्य एकदम भीरू, निकम्मा और कायर हो गया, तो वो शक्तिवादी राजनीति की स्थापना किसी आधार पर नहीं हो सकी। पहली बार मैकियावेली ने कहा कि शक्ति ही राजनीति का मूल है, यानी कि जो राजनीति निर्धारित होती है वो सही मायने में पावर से, शक्ति से निर्धारित होती है। और प्रत्येक व्यक्ति अथवा राज्य, व्यक्ति भी वही चाहता है और राज्य भी वही चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति और राज्य अपनी शक्ति का विकास निरंतर करते रहना चाहता है, क्योंकि वह एक विस्तारवादी नीति के तहत चलता है। और इसी आधार पर वह राज्य के बारे में कहते हैं कि राज्य को भी, जब प्रत्येक चीज के अंदर उसकी प्रमुख विशेषता गतिशीलता है, तो राज्य के अंदर वह गतिशीलता क्यों न हो। अगर उसी गतिशीलता को छोड़कर राज्य आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि उस राज्य का विनाश अवश्यंभावी है, क्योंकि दूसरा राज्य उसको हड़प लेगा और हर एक राज्य अपने हितों की पूर्ति के लिए दूसरे राज्य के हितों की आहुति देने के लिए निरंतर तैयार रहता है। और इसी बात को आगे चलकर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में और राजनीतिक सिद्धांतों में अपने मूल जो सिद्धांतों का आधार हमने देखा कि मॉर्गनथाउ ने बनाया, रॉबर्ट डेहल इस बात की स्थापना करते हैं शक्तिवादी राजनीतिक सिद्धांत की, हेरोल्ड लॉसवेल इस बात की स्थापना करते हैं, E.H. कार इस बात की स्थापना करते हैं, और कहीं ना कहीं मैक्स वेबर का जो शक्ति सिद्धांत है, कितने प्रकार के समाज हैं, उनके अंदर कितने प्रकार की शक्तियां काम करती हैं और वो शक्तियां किस प्रकार से सत्ता में परिवर्तित होती हैं और वहां से फिर उनको वैधता जो मिलती है, यानी कि पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेशन का जो सिद्धांत है, वो कहीं ना कहीं यहां से निकलकर हमारे सामने आता है, जिसके बारे में मैकियावेली ने हमको बताया है और मैकियावेली ने इस बात को स्थापित किया है कि किस प्रकार से शक्ति के बिना जो है चल नहीं सकता। और इसी बात को आगे चलकर मॉर्गनथाउ ने पॉलिटिक्स अमंग द नेशन के अंदर इसी बात को स्थापित किया कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति केवल और केवल एक ही सिद्धांत से संचालित होती है और वो है शक्ति। इससे अगला बिंदु हम देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 8, जिसके अंदर हम प्रथम परिणामवादी राजनीतिक विचारक के रूप में हम मैकियावेली को देखते हैं। यानी कि मैकियावेली हमारे सामने कोई बड़े बड़े आदर्श या कुछ ऐसी लोक लुभावन बातें करके कोई मोक्ष की प्राप्ति के सिद्धांतों की स्थापना नहीं करते। वो ये कहते हैं कि ये जो राज्य रूपी संस्था है, इसका निर्माण हमने अपनी सुविधाओं के लिए किया है और नागरिकों की सुविधाओं का ध्यान रखना, उनके अनुसार कार्य करना, ये जो है राज्य का प्रथम कार्य है। अर्थात राज्य की जो कसौटी है वो इस आधार पर होनी चाहिए कि वह राज्य अपने नागरिकों को एक अच्छा जीवन देने के लिए कितना, एक सही और सुदृढ़ शासन व्यवस्था स्थापित करने में कितना सफल होता है। इसी आधार पर वे ये कहते हैं कि जिस प्रकार के नागरिक हैं, शासक को उसी प्रकार का आचरण करना चाहिए। अगर मनुष्य सचरित्रवान है, ईमानदार हैं और सही अपने कर्तव्य प्रायण करते हैं, राज्य की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो राज्य गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के माध्यम से अपने नागरिकों को नियंत्रित कर सकता, संचालित कर सकता है। लेकिन अगर मनुष्य अपनी मानवीय प्रवृत्तियों से संचालित ना होकर पाश्विक शक्तियों से संचालित होते हैं, तो शासक को भी अपनी उन पाश्विक शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यह शासक का परम लक्ष्य है कि वह राज्य की सुरक्षा करे और वो एक निरंकुश राजतंत्र की स्थापना कर सकते हैं, शक्तिवादी राजनीति की स्थापना कर सकते हैं। 9 जो सिद्धांत है, जो बिंदु है हमारे सामने निकल कर आता, अगला बिंदु वह आधुनिक व्यवहारवाद
के प्रथम विचारक या जनक के रूप में। यानी कि हमने जो आधुनिक व्यवहारवाद की शुरुआत कब होती है? आधुनिक व्यवहारवाद की शुरुआत होती है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बहुत सारे राज्य जो हैं वो स्वतंत्र होते हैं और वे अपनी जिन देशों ने उनको गुलाम बनाया हुआ था उनकी शासन प्रणालियों के अनुसार, उनको आइडियल मॉडल मानकर उनके अनुसार कार्य करने लगते। लेकिन धीरे धीरे ये व्यवस्थाएं अपने आप में छिन्न भिन्न होने लगती हैं और जिस प्रकार से ये संस्थाएं पाश्चात्य देशों में काम कर रही होती है, मतलब उदाहरण के रूप में जिस प्रकार से ब्रिटेन के अंदर संसदात्मक शासन प्रणाली कार्य करती है, भारत के अंदर वैसी संसदात्मक जो प्रणाली कार्य नहीं करती है। यहाँ का एक जो अलग तरीके का परिदृश्य आपको संसद के ऊपर अंदर देखने मिलेगा। और इसी प्रकार से जितनी यूएस के अंदर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जितना पावरफुल वहां का अध्यक्ष है, तो यूएस की शासन प्रणाली को अपना लेने के बाद क्या कोई दूसरा राज्य भी उतना पावरफुल हो पाएगा? ऐसे परिणाम जब उलट होने लगे, यानी कि वो जो आदर्श स्थितियां अपनाई गई लेकिन परिणाम उसके अनुसार नहीं मिलेंगे, तो ये एक विशेष अध्ययन का केंद्र बिंदु बना कि ऐसा क्या कारण है कि यहां पर वे सिद्धांत लागू नहीं हो रहे हैं, या सेपरेशन ऑफ पावर नहीं चल रहा है, यहां पर मैक्स वेबर की नौकरशाही का सिद्धांत नहीं काम कर रहा है। वे कौन से कारण है? संसदात्मक शासन प्रणाली अपना ली गई है लेकिन वो यहां पर फेल हो गई है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली बनाई वो फेल हो गई है। तब डेविड ईस्टन एक व्यवहारवादी क्रांति लेकर हमारे सामने आते हैं और उसमें बहुत सारे राजनीतिक विचारक अपना योगदान देते हैं। वो कहते हैं कि इन सब अंतरों को समझने के लिए हमें मनुष्य के व्यवहार को समझना होगा। यानी कि सही मायने में ये एक, जिसकी बात आगे चलकर रिक्स ने भी की, एक परिस्थितिकीय दृष्टिकोण के आधार पर कि एक विशेष परिस्थिति में एक विशेष प्रकार के लोग रहते हैं और उनकी संस्कृति, उनकी सोच समझ, उनकी जो है काम करने का जो तरीका है वो दूसरे प्रकार की संस्कृति और परिस्थिति उससे भिन्न होता है। इसलिए उन सब चीजों का अध्ययन करने के लिए मनुष्य के व्यवहार को, यानी कि जिस जगह पर उस संस्था से कार्य किया जा रहा है, जहां वो स्थापित है, सही निष्कर्ष तभी निकल कर आएंगे जब वहां के मनुष्य के व्यवहार को जानकर ही निष्कर्ष निकाले जाएंगे। तो ये सबसे पहले मैकियावेली ही व्यवहारवादी, सही मायने में व्यवहारवादी राजनीति के प्रथम विचारक के रूप में हमारे सामने स्थापित हो गए थे, जिन्होंने इटली के एकीकरण करने के लिए और अपने राजनीतिक सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए मनुष्य व्यवहार, मानवीय व्यवहार का सबसे पहले अध्ययन किया और मानवीय व्यवहार के आधार पर ही उन्होंने गणतंत्रात्मक और निरंकुश शासन तंत्र, इन दोनों के अंदर भेद हमारे सामने जो है स्थापित किया और वे बताया कि वो भी पूर्ण रूप से उनका मानवीय व्यवहार पर आधारित सिद्धांत था। और अब एक और बिंदु की तरफ हम बढ़ते हैं जिसमें मैकियावेली प्रथम यथार्थवादी राजनीतिक विचारक के रूप में। इससे पहले धार्मिक जो मध्यकाल के अंदर धर्म, ईश्वर, मोक्ष, इन सब चीजों की स्थापना यहां पर की गई थी। सही मायने में अपने वास्तविक निष्कर्षों की तरफ बढ़ते हुए, ऐतिहासिक अध्ययन का प्रयोग करते हुए, एक यथार्थवादी राजनीतिक चिंतन का सही मायने में और मनुष्य को साध्य मानते हुए आगे बढ़ने वाले राजनीतिक विचारक के रूप में मैकियावेली हमारे सामने स्थापित होते हैं। उनके जितने भी राजनीतिक सिद्धांत हैं वो यथार्थवाद के लबादे में लिपटे हुए हैं। यानी कि जैसे ऐतिहासिक विधि का प्रयोग तो अरस्तु ने भी किया था, लेकिन वहां पर हमें आदर्श, मूल्य, नैतिकताएं, इन चीजों की भरमार जब हम अरस्तु को पढ़ते हैं तब देखने को मिलती है
लेकिन सही मायने में, जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में भी बताया, कि मैकियावेली एक परिणामवादी, रिजल्ट ओरिएंटेड राजनीतिक विचारक के रूप में हमारे सामने आते हैं। और जो रिजल्ट ओरिएंटेड राजनीतिक विचारक के रूप में हमारे सामने आएंगे, वो निश्चित रूप से एक यथार्थवादी राजनीतिक चिंतन, उनका शक्ति के ऊपर जो विचार है कि राजनीति का मूल शक्ति ही है ये, और इस शक्ति से ही सारी चीजें संचालित होती है। एक राज्य के दूसरे राज्य से संबंध शक्ति के आधार पर निर्धारित होते हैं। मनुष्य कि मानव प्रकृतियों के आधार पर, प्रवृत्तियों के आधार पर राजनीतिक सत्ताएं स्थापित होती हैं। ऐसे विचार स्थापित करने के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि मैकियावेली एक यथार्थवादी, प्रथम यथार्थवादी, प्रथम परिणामवादी, प्रथम शक्तिवादी, धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक सिद्धांतकार और राजनीति तथा नीति शास्त्र का पृथक्करण करने वाले राजनीतिक विचारक के रूप में हमारे सामने निकल कर आते हैं। आशा करता हूं कि ये बिंदु कुछ आप लोगों को समझ में आए होंगे। नहीं तो जैसा कि मैं पहले भी कहा है, नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, सुधार करने की कोशिश करेंगे। आपका दिन शुभ हो, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।